बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंटिन्यू करते हैं जो अपना चैप्टर नंबर 2 है। ये उससे का सेकंड वीडियो है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में है और जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कोई नहीं है बल्कि सारे लॉन्ग ही लॉन्ग हैं। एटम की साख्त है चैप्टर का नाम। और चलते हैं चैप्टर के अंदर। एक्सरसाइज पहले देखते हैं। तकरीबन इसमें सारे सवाल किताब के अंदर मौजूद हैं सिवाय क्वेश्चन नंबर 8 के। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये खुद करना है, बाकी सारे जो हैं वो उसमें किताब के अंदर मौजूद हैं। और आपको याद है एक शॉर्ट सवाल था एल्यूमिनियम का, तो अब यहाँ पर ऑलरेडी उसने एल्यूमिनियम आयन का पूछा हुआ है। वो सिंपल शायद एल्यूमिनियम अगर वो आयन ही था तो फिर ठीक है, हमारा काम बन जाएगा उस सवाल में। आपको याद है हमने शॉर्ट क्वेश्चन में एक कहा था कि मैं भूल चुका हूँ, ये वाला है जी। लो जी, फिर आ गया एल्यूमिनियम आयन, तो बात ठीक है। अब इससे जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 था उसका जवाब ये भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो जनाब चलते हैं उसके लॉन्ग सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1 है जी कि ये कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती हैं और इसके 5 खवास के नाम बताएं। ये वही सवाल है जो पहला शॉर्ट भी था, अब यही सवाल हमारा लॉन्ग भी आ गया। पेज नंबर 34 एंड 35। ये जनाब आ गया कैथोड रेज। कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त, यहाँ से मैंने ऑलरेडी लॉन्ग नंबर 1 मेंशन किया हुआ है। इसका कलर मैंने हाईलाइट्स के चेंज कर दी। पहले डेड लाइन आपने करनी है, डेफिनेशन डेड लाइन सिर्फ जितना मैंने बताया है। ये करने के बाद फिर आपने जनाब आगे बताते जाएं, चलाते जाएं, कैसा ये सारा बताते जाएं, सारा बता दें, ठीक हो गया जी। और उसके बाद उसकी जनाब खुसूसियात भी बता दें। हम खुसूसियात पहले शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। खुसूसियात वही बात है कि यहाँ तक बड़ी है, बस 7वीं करने की ज़रूरत नहीं। ये आपका पूरा टॉपिक ये निकाल लें आप यहाँ से, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त। उसके बाद आप ये कैसे साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के बुनियादी पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त का पूछा जा रहा है। ये भी पेज नंबर 34 और 35 एग्जैक्टली इसका भी तकरीबन ये जवाब। अब इसका जवाब समझ लें। इसका जवाब ये है कि पहली डेड लाइन यही वाली। ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने बहुत कम प्रेशर पर गैसेस में करंट गुजारने के तजुर्बात किए। बस यहाँ तक करने के बाद यहाँ से शुरू करना है लॉन्ग नंबर। इनसे वाज़ह है, बस जैसे लिखा हुआ है, इससे वाज़ह है कि कैथोड रेज की नेचर डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस या कैथोड के मटेरियल पर मुनहसर नहीं है, बल्कि जनाब इन रेज में पड़ी गैर शफाफ ठोस चीज़ों का साया बनना भी साबित करता है कि ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि ये तेज़ रफ्तार पार्टिकल्स हैं और इनको ही बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। चूँकि डिस्चार्ज ट्यूब में सब मादे एक किस्म के पार्टिकल्स पैदा करते हैं, इसका मतलब हुआ कि हर मादे में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और हम जैसा कि हमें मालूम है कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, तो वैसे यही नतीजा खसगीगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स भी एटम के बुनियादी पार्टिकल्स हैं। ये इसका जवाब था। यानी वो जो पहला सवाल था कैथोड रेज वाला, वो पूरा यहाँ से शुरू हो रहा था और वो ख़त्म हो रहा था पॉइंट नंबर 6 तक। ये तभी मैंने अलग कलर चेंज कर दिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था कि इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त कैसे हुई कि बुनियादी पार्टिकल है, इसमें पहली डेड लाइन, क्योंकि इसी साइंटिस्ट सर विलियम क्रुक ने ही एक्सपेरिमेंट किया था। ये पहली डेड लाइन करने के बाद ये जनाब यहाँ में लिखा हुआ है, इससे वाजह है कि कैथोड रेज यहाँ से लेकर बुनियादी पार्टिकल। अब आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया कि ये दोनों सवाल करने किस तरह थे। डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोटॉन्स की मौजूदगी जाहिर करने के लिए लेबल शुदा डायग्राम बनाएं और वजाहत करके अब कैथोड रेज या पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन की बात हो रही है। कैथोड रेज नेगेटिव होती हैं और कैथोड रेज पॉजिटिव होती है, प्रोटॉन्स। पेज 36 एंड 37। लो जी, प्रोटॉन की दरियाफ्त, ये समय इसका टॉपिक है। 1886 में गोल्डस्टीन, आपको याद है एमसीक्यू में लिखा था गोल्डनस्टीन, तो मैंने बताया था ये गोल्डस्टाइन है, ये गोल्डस्टीन नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा भी दीगर किस्म के रेस पाई जाती हैं जो कैथोड रेज के बिल्कुल मुखालफ सिमत सफ़र करती हैं। इससे जनाब सुराखदार कैथोड का इस्तेमाल किया डायग्राम बनाना है, क्योंकि लॉन्ग सवाल है। तो फिर जनाब साबित होने के बाद पता लगा जी कि ये तो एक पॉजिटिव रेज हैं, ये ख़त मुस्तकीम पर लेकिन कैथोड के मुखालफ सफ़र करती हैं
और अपने रास्ते में आने वाली हर ठोस जिस्म का साया बनाती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव साबित करता है कि ये पॉजिटिव रेस की अमल हैं। कैनार रेस की माहियत डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की माहियत पर मुनसर है। चलते जाएंगे इन पार्टिकल्स का मास। अब प्रोटॉन की बीचों का जिक्र करना है तो सारा चलते जाएं, प्रोटॉन के बारे में बताते जाएं। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1840 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से। और ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा 37 पेज तक, यानी 2 लाइनें 37 पेज की और पेज नंबर 36 डायग्राम के साथ पूरा पूरा, और तकरीबन बस यहीं से शुरू करना है। ठीक है, पेज 36 पूरा है और 37 पेज की सिर्फ 2 लाइनें। रदरफोर्ड का कैसे साबित किया कि एटम के मरकज़ में न्यूक्लियर वाक़या होता है। पेज 37, 38, 39 रदरफोर्ड, यहीं से आगे शुरू करेंगे पेज 37 से। ये जनाब आपका 2.1.1 टॉपिक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 लाइनें ये हो गई। उसके बाद पेज 38 पूरा हो गया। डायग्राम ये वाला मुश्किल है, इसको छोड़ दें। और उसके बाद तजर्बात साबित के ये बता दें कि सोने के वर्क वाले तजर्बात बता दें, और तजर्बात के एक्सपेरिमेंट क्या हुए ये बता दें, जिसमें न्यूक्लियस का पता लगा कि न्यूक्लियस बहुत ही कसीफ और सख्त होता है, क्योंकि बहुत से जो है वो चीज़ें टकरा कर पार्टिकल वापस आ गए थे। तो मतलब हुआ कि कुछ बीच में गुजर भी गए, तो उससे भी साबित हुआ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सा एटम अंदर से खाली होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, ये भी पता लग गया। एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल हैं वो नेगेटिव हैं और कुछ पार्टिकल पॉजिटिव हैं, दोनों आपस में उनको न्यूट्रल करते हैं। तो इससे ये भी साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, वरना आपस में टकरा जाते, मिक्स हो जाते। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम बुनियादी पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के। और अगर आप इस एटम को ये दुनिया समझ लें, तो आप यहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, समझे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो अमेरिका है। दरमियान में इतनी जगह खाली है न्यूक्लियस के दरमियान। मैं बता रहा हूँ कायन ये इटसेल्फ एक पूरी कायनात है, एक एटम सिर्फ, इतनी बड़ा निज़ाम है अल्लाह तबारक व तआला का। यहाँ पर ना ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियर के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉनी हो, पॉजिट्रिनी हो, क्वार्क्स हो, उन सब को अब तकरीबन कहते हैं कि 100 से ज़्यादा पार्टिकल मज़ीद एटम के अंदर दरियाफ्त हो चुके हैं न्यूक्लियस के अंदर। इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जी बोहर आ गया। बोहर के एटॉमिक मॉडल का एक मफरूज़ा है कि मुतहरिक इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, इसका मफहूम वाज़ेह करें और तीसरे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मालूम करें। पहले पेज नंबर 39 और 40 पे, और फिर थोड़ा सा 41 पे। 39 पेज पे आए पहले तो। लो जी, बोहर की एटॉमिक थ्योरी आ गई, यहाँ से शुरू करना है। लॉन्ग नंबर 5 और मैंने साथ लॉन्ग नंबर 6 भी दिए हुआ है, क्योंकि लॉन्ग नंबर 6 जो है ये भी इसी के साथ ही है, लेकिन पहले इसकी बात कर। पहले जनाब ये दोनों लाइनें पूरी करके उसके बाद आगे चलते जाएं। फिर आगे बोर का एटॉमिक मॉडल आ गया, मुंदरज झैल मफरूज़ों पर होता है, ये सारा करने के बाद पूरा पेज आ गया। और जनाब चलते चलते पेज 41 जो है उसका सिर्फ आपने ये वाला टॉपिक करना है, ये एंगुलर मोमेंटम ये करना है। ये सवाल का दूसरा हिस्सा है, एंगुलर मोमेंटम मालूम करें। तो थ्योरी सिर्फ यहाँ तक है, पेज नंबर 40 तक। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम भी उसने तीसरे ऑर्बिट का पूछा है, तीसरे का। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम किताब के अंदर पहले ऑर्बिट का है, तो अब आपने सिर्फ करना क्या है कि एन की वैल्यू चेंज करके 1 के बजाय 3 कर देनी है। ये जो फार्मूला है MVR = NH2, ये वाला, यहाँ पर आप जो n की वैल्यू 1 है वहाँ पर आपने उसकी वैल्यू 3 कर देनी है, क्योंकि n मतलब है ऑर्बिट, ये पहले ऑर्बिट का है NH2। बस बाकी सारे कैलकुलेशन जब करेंगे तो जवाब आपका अब चेंज हो जाएगा। NH2R, तो ये 10⁻⁶.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये जो है 4 इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीसरे ऑर्बिट का मोमेंटम मालूम है। और नीचे 2 पाई की वैल्यू तो एज इट इज सेम रहती है।
अब जनाब जो इसी से मिलता जुलता सवाल है वो है छठा कि बोहर ने कैसे साबित किया कि एक एटम क्याम पजीर है। इसमें बस सारा नहीं सवाल करना, अब इसका मैंने कलर चेंज कर दिया सवाल का, आपको मैं बताता हूँ। इसका जनाब पहले तो ये दोनों लाइनें यही जो पहले वाले सवाल में थी, ये आपका यहाँ तक दिखाया गया तक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे, क्याम पजीर है जब तक इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस आर्बिट में रहता है, ये एनर्जी खारिज नहीं का। ये वाला ये लॉन्ग सवाल है, हर आर्बिट की एक मखसूस एनर्जी होती है जो क्वांटाइज है। अच्छा ये भी पूरा पूरा बस ठीक मुकम्मल हो गया। सेम एक जैसे सवाल थे दोनों, सिर्फ फ़र्क आ गया उसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना था और इस सवाल में एंगुलर मोमेंटम नहीं निकालना। दोनों एक जैसे पेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए कौन सी बातें मतलूब हैं? पेज 43 एंड 44। ये लंबा सवाल आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। पेज 43 पे आ जाएं, सवाल नंबर 7। न्यूक्लियस के गिर्द यहाँ से शुरू करना आपने। न्यूक्लियस के गिर्द बहुत से शेल्स और सब शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तकसीम होती है। एनर्जी के लिहाज से इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी एटम की सबसे मुस्तहकम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जिसके कम एनर्जी वाले लेवल सबसे कम होते हैं, सबसे कम एनर्जी लेवल में मौजूद होते हैं। और आगे चलते जाएंगे जनाब, फिर बता दें कि बेसिक जो फार्मूले के मुताबिक है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा के शेल में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, 18 होते हैं और आखिरी एन शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 होते हैं। ये भी आपको पता है कि फिर एस पी डी एफ में डिवाइड हो जाते हैं, 2, 6, 10 और 14, तो 32 बन गया। 18 और 14 32 हो गए। और एक शेल में फिर एक शेल में मौजूद सब शेल की एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसलिए उसके फिर आगे सब शेल भी हो जाते हैं, फिर उनको एस पी और डी एफ में कहते हैं। एस शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हो सकते, पी में 6 होंगे मैंने बताया था, डी में 10 होंगे और एफ में एस पी डी एफ एफ में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मज़ीद चलते जाएँ और ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा पेज 44 तक। 8वां सवाल मैं बाद में कराता हूँ क्योंकि ये जो सवाल है ये किताब में नहीं है, ये बाद में करते हैं, पहले किताब वाले मुकम्मल कर लें। 9वां सवाल है रेडियोथेरेपी और मेडिसिन के शोबे में आइसोटोप्स का इस्तेमाल बयान करें। अच्छा दिलचस्प टॉपिक था पेज नंबर 48 पर। आइसोटोप के इस्तेमाल बस यही आधा पेज है। आइसोटोप के 2 इस्तेमाल बताए गए हमारी ज़िंदगी में। एक रेडियोथेरेपी है, कैंसर का इलाज आपको पता है कि 2 तरीके हैं, या रेडियोथेरेपी से की जाता है रेडिएशन से, या फिर कीमोथेरेपी से किया जाता है। 2 ही तरीके हैं, लेकिन उसको पहले मालूम करने के लिए, कैंसर को ट्रेस करने के लिए उसको ट्रेसर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आयोडीन है और उसके बाद टेक्नीशियम है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा, टॉपिक नंबर 2.3.3, और ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। अमूमन रेडियोथेरेपी के लिए कोबाल्ट यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्शियम भी यूज़ करते हैं और फास्फोरस भी यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर हो जाए, इलाज करना पड़ जाए कैंसर का हड्डियों के अंदर तक घुसने के लिए, तो फिर कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है इसका। और ट्रेस करने के लिए आयोडीन और टेक्नीशियम, जबकि इलाज करने के लिए रेडियोथेरेपी के ज़रिए कोबाल्ट, स्ट्रॉन्शियम और फास्फोरस। रेडियोथेरेपी अच्छा आइसोटोप क्या है? डायग्राम की मदद से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बयान करें। हाइड्रोजन के सिर्फ आइसोटोप्स पूछे गए हैं, बाकी के नहीं पूछे गए, तो फिर एक्स्ट्रा सवाल भी तैयार कर लें, कार्बन के भी आ सकते हैं। ये तो हो गया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। पहले तारीफ करें क्या होते हैं। कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास मुख्तलिफ होता है उनको आइसोटोप्स कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में प्रोटॉन की तादाद हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जाहिर बात है, एटॉमिक मास आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एटॉमिक मास बनता है, जबकि सिर्फ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है उसे। कायनात में मौजूद ज़्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 का बताया जा रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सिर्फ बता दें। 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूटियम है, ट्रिटियम है। बताया था हैवी पानी हमने जिक्र की था, ड्यूटियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूटियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड, ये वो पानी सादा जो हम पीते हैं H2O। ये जनाब यहाँ तक पास करना है, आटम का नहीं पूछा गया। अगर एक्स्ट्रा सवाल आ जाए तो फिर एटम का भी याद कर लें और
आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में शामिल था। क्लोरीन के भी, यूरेनियम के भी आ सकते हैं, कार्बन के भी, लेकिन सवाल में सिर्फ हाइड्रोजन का पूछा गया, बस यहाँ तक। लो जी, अब आखिरी सवाल जो कि हमने अपने पास से करना है, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन और एल्युमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताएं और चेक करें क्या इनके बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद एक जैसी है। चेक करते हैं। अब यहीं पर वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब भी आ जाएगा। लो जी, फिर जनाब स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पहले सोडियम आयन आ गया। सोडियम आयन जो है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये कैट आयन है, ये एनोइन नहीं है। ये किसको देता है? ये अमूमन जनाब सोडियम जो है वो क्लोरीन को देता है, तभी तो सोडियम क्लोराइड बनता है। वो नहीं बताना, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बतानी कि ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन फालतू था ये इसने दे दिया किसी दूसरे वाले को, तो अब ये सुकून की हालत में आ गया। इसका आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गए हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी पहले 9 2 8 1, अब उसने एक एटम दे दिया, अब इसका रह गया सिर्फ 2 और 8। यहाँ तक ये इसने एक, ये शो कर रहा है उसने एक दिया इलेक्ट्रॉन। जी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसकी 281 था, इसकी 282 है, तो इसने दो ये वाले दोनों जनाब भेज दिए। ये भी सुकून की हालत में आ गया। इसके भी आउटर मोस्ट में 8 रह गए, 2 2 4 2 6 तो 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन से जान छुड़ा दी। एल्युमिनियम, और ये अब उस सवाल का जवाब है। एल्युमिनियम जनाब इसका 1 2 सॉरी, इसके नीचे ये लिख दें, इसका लिख दें 283। तो ये जनाब 1 2 3, तो ये इसका शेल बन गया जी एस बी, ये का के एम शेल था। इसने जब तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए 1 2 3, तो इस पे भी पॉजिटिव आयन चार्ज आ गया और इसका जनाब ये चक्कर हो गया, ये 3 बजे। आप देखें इसके अंदर भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आउटर वाले में भी 8 रह गए हैं और इसके आउटर वाले में भी 8 ही रह गए हैं। तो फिर हमारा अगले सवाल का हिस्सा है कि जी हाँ, जी हाँ, इन तीनों आयंस के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर है। इनका सेकंड यानी एल शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन। लो जी, फिर स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, फिर मुलाकात होगी अब थोड़े दिनों तक, जब चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल होगा, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। कॉलेज भी मेरे शुरू होने जा रहे हैं, आस्ता आस्ता काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह खींच देंगे। फिर अभी 10th के भी बनाने हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अगला चैप्टर हम बाद में शुरू करेंगे। देखते हैं, वैसे चैप्टर का नाम तो कौन सा, शक्ल तो देख रहे हैं चैप्टर क्या है, पीरियाडिक टेबल के बारे में मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है जी, पीरियाडिक टेबल, उसकी खुशियात। चलो, बात की बात है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नमाज पढ़ करें और घर वालों को तंग न किए करें।